कि कभी कभी छोड़ देना, रिजाइन कर देना टू योर फेट इज द बेस्ट रूट। ये जो पेन है इसको हम लोग स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते इसको एक बेहतर साइन मानते हैं, इसलिए कि ये पेन यूजुअली वो सिंबलाइज करता है कि आपका एग या अंडा समय पे रिलीज हुआ था। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। हमारे साथ हैं डॉक्टर गीता गोइन और हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं स्त्री रोग के बारे में। बहुत हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। स्त्री रोग, महिलाओं के समस्या। स्त्री रोग नहीं, स्त्रियों के हेल्थ और वेलनेस के बारे में। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। भैया हम रोगी होते होते तो देश चलना और दुनिया तो मैं चलना। दोबारा से शुरू करता हूँ कि नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज डॉक्टर गीता गोइन हमारे साथ हैं। वो बहुत बड़ी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, महिलाओं के समस्याओं को देखती हैं और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। इससे पहले वो डीन रह चुकी हैं पूरे कॉलेज में। एम आई राइट? तो आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं महिलाओं के हेल्थ के बारे में, उनके वेलनेस के बारे में। डॉक्टर, सबसे बड़ी समस्या जो आजकल आती है कि महिलाएं जो हैं उनमें पीरियड्स के दौरान जो समस्याएं आती हैं वो बता नहीं पाती किसी को। तो पहली बात मैं जानना चाहता हूँ बहुत विस्तार से कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, किस तरह का मूड स्विंग होता है। चलो इन दोनों के बारे में बात करते हैं पहले। लगता है आप मूड स्विंग से पीड़ित हो क्या? हर पति पीड़ित होता है। मतलब हमेशा ही नहीं, मतलब होता होगा, पता नहीं चलता होगा। ये जो है ना, ये जो ऐसा मैंने पढ़ा सुना है कि महिलाओं को पीरियड के दौरान मूड स्विंग जो होते हैं, हाँ। तो वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, थोड़ी परेशान होती हैं, या कोई तकलीफ भी होती होगी जो शेयर नहीं करती हैं, जो हम नहीं समझते हैं। और चूंकि पहले तो सास होती थी घर में, ननदें होती थी, या माँ के घर में होती थी महिलाओं, तो अलग समस्या होती थी। हाँ। अभी तो पति और पत्नी है या बेटा है, तो क्या पता चलेगा। तो इसको बहुत साइंटिफिकली समझना चाहता हूँ। तो संजय, सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो जो मेरी भावना है कि ये जीवनदानी है। बच्चादानी को हम जीवनदानी कहेंगे। और आपने प्रॉमिस किया है कि बच्चादानी नहीं बोलेंगे। ये जीवनदानी है। और जो हम बोलते हैं, मैं बंगाली हूँ, हमारे लिए माँ दुर्गा जगत जननी है। तो जगत जननी का अगर मुझको दिया हुआ कोई सबसे बेहतरीन उपहार है, बिल्कुल साइंस, बिल्कुल सोचो डे टू डे चल रहा है। यहाँ अंडा बन रहा है, यहाँ उसी समय यूट्रस की लाइनिंग बन रही है, अंडे में भ्रूण नहीं बन पाया तो लाइनिंग श्रिंक हो रही। ये जो एक सिंक्रोनाइज्ड, जो एक से ताल मिला के जो ये एक नृत्य है, और इस नृत्य का संचालन एक दिव्य शक्ति से हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं महिलाओं को हर माह, आप समझ रहे हैं, हर माह आपको उनके सामने ये समस्याएं आती है और इनको झेलना पड़ता है। नहीं, आप इसको समस्या मानेंगे फिर? समस्या माने या जीवन की प्रक्रिया मानते हैं इसको? मैं इसको जीवन की प्रक्रिया मानती हूँ, परंतु कई बारी ना क्या होता है कि जीवन की प्रक्रिया भी दुखदाई होती है। जैसे कि मेरे को ये टैटू बनाना बड़ा अच्छा लगता है। मेरा बहुत शौक था कि मैं टैटू बनाऊं, और मेरे यहाँ पे तितली मैं सबको बनाती। ये देखिए, एक तितली का टैटू है। हाँ। और ये तितली का टैटू, मतलब मुझे इसके लिए बहुत डांट पड़ी। ये तितली का टैटू मैंने इसलिए बनाया कि मेरा सोचना था कि मेरे मन में जितने भी विचार आए वो जब तक मेरे दिमाग में पहुंचे तब तक वो बिल्कुल तितली के जैसे खूबसूरत हो जाएं, और खूबसूरत हो और पंख मिल जाए। हाँ, पंख मिल जाए और उड़ के निकल भी जाए। और आपने ऐसी जगह बनवाई है कि वो हम देख सकते हैं, आप तो देख नहीं सकती हैं। हम नहीं देख सकते, आप ही के लिए तो बनाई है। और नहीं, वो मेरे भावनाओं को, जब मेरी भावनाएं कौन सी एज में आपने बनवाया था? ये किस उम्र में? ये मैंने बनाई होगी 52। जब आप 52 की हो गई थी तब बनवाई थी? हाँ। डांटा कौन आपको? अरे डॉक्टर साहब को लगा कि डेंजरस जगह है ये,
आप डॉक्टर समझ आसिफ को लगा रहे हो, ये थोड़ा सा डेंजरस जगह है। और ये वाला टैटू भी जब मैंने बनाया वो उसी के 5-6 महीने पहले ही बनाया तो होगा। खुद ही डॉक्टर हैं तो जितना वो समझते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे कई कोलीग्स को भी नहीं अच्छा लगा, मैं आपको सच बताऊं। उनको लगा कि ये डॉक्टर के साथ कंपैटिबल नहीं है। मैं ना ढर्रे में सोचना, ढर्रे में चलना। बनवाया हुआ आपने? यहाँ पे मैंने एक किताब बनाई हुई है, ये किताब, और मेरे पैर में भी मेरे फेवरेट राइटर शेक्सपियर की टैटू है। और ये सब बनाने का मकसद ये था कि मैं चाहती थी कि मैं किताब, जिसको मैं बहुत चाहती हूँ, मैं किसी भी समय कोई भी किताब, बहुत हाँ, किसी भी समय कोई भी किताब खोल के पढ़ सकती हूँ। तो मैं जब ऊपर जाऊंगी ना, तो भगवान को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे अगले जन्म में वो किताबों के साथ रखे और मुझे एक ऐसा पति दे, बिल्कुल शेक्सपियर बनाए, बिल्कुल वो लिखता जाए, मैं पेड़ के नीचे ऐसे बैठी रहूं, वो मुझसे प्रूफ रीडिंग कराए। प्रूफ रीडिंग कैसे कराए? वो पढ़ता जाए और मैं बोलूं हाँ क्या गजब कहानी। तो डॉक्टर साहब तो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं। नहीं, तो अगले जन्म में डॉक्टर साहब को शेक्सपियर जैसे कहानियां लिखनी पड़ेगी, ये प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखना पड़ेगा। प्रेस्क्रिप्शन नहीं, मतलब कि शरीर विज्ञान लिखना, मन विज्ञान लिखना, मन विज्ञान लिखना पड़ेगा, अच्छी तितली की बातें। तो मेरे ना बहुत सारे साथियों को, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा कि देखो, हम मेरे स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं। मैडम वो करती हैं जिनको, जो मैडम को मजा आता है। नहीं पी रही है ना? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर साहिबा ना कॉफी पीती हैं, ना चाय पीती हैं, पीती हूँ कम, ना कोल्ड ड्रिंक पीती हैं। कोल्ड ड्रिंक तो जीरो। आखिरी बार कोल्ड ड्रिंक कब पीती हैं आप? 20 साल। 20 साल वो कोल्ड ड्रिंक पिए हुए। हाँ। समोसे नहीं खाते, गोलगप्पे नहीं खाते, चाट पकौड़े नहीं खाते। गोलगप्पे तो खाती हूँ, घर पे बनाए खाती हूँ, बाहर का कभी नहीं खाती हूँ। सुबह 4 बजे उठती हैं, रोज 10 किलोमीटर दौड़ती हैं, शाम को 9 बजे सो जाते हैं पति पत्नी दोनों, कैंपिंग करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, समंदर के अंदर गोते लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या, ऊट पटांग करते हैं, वो तितली वाले सारे हरकतें करती हैं। सब करती हूँ और मैं समझती हूँ मैं सब लोगों के साथ बहुत खुशियों से शेयर भी करूँगी, क्योंकि मेरे को ना मेरे हॉबीज, ट्रैकिंग के एक्सपीरियंसेस, मेरे एडवेंचर्स ने बनाया है। कितने बच्चे हैं? 2 बिटिया। दोनों में से किसी को अपने डॉक्टर नहीं बनाया? नो। क्यों नहीं बनाया? क्यों बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया आपने? मैं कहूँगी कि मैंने हतोत्साहित किया। वजह क्यों? डॉक्टर, बड़ी बेटी को तो खैर शुरू से ही जेनेटिक्स में बहुत शौक था, तो उसने आईआईटी खड़गपुर से अपनी यूजी-पीजी करने के बाद फिर अभी फिलहाल वो जेनेटिक इंजीनियर है सैन फ्रांसिस्को में। और छोटी वाली बेटी को डॉक्टर साहब ने जरूर चाहा था कि वो डॉक्टर बने, पर समहाउ मैं मेडिकल कॉलेज में होके और मैं चूंकि मैं मेडिको लीगल में भी थी, मैं एलएलबी के बाद मैं मेडिको लीगल प्रैक्टिस भी थोड़ी मोड़ी करी, एलएलबी की पढ़ाई भी की है, कर ली है। मतलब और एमबीबीएस के साथ एलएलबी की पढ़ाई भी की आपने? मैंने 2005 में एलएलबी कंप्लीट किया। मतलब एलएलबी क्यों किया आपने, जब आपने ऑलरेडी आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके? 2 अलग-अलग फील्ड। एलएलबी तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आपने क्यों पढ़ाई की? आप बार बार ना जर्नलिस्ट मत बोला करो, क्योंकि जबलपुर के जितने जर्नलिस्ट हैं ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप पैराशूट जर्नलिस्ट हैं। नहीं, मैं अच्छा इंसान भी हूँ। अच्छा, आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इसलिए शायद हमारी आपकी ट्यूनिंग बनती है, परंतु जबलपुर के जर्नलिस्ट मुझे नहीं पसंद करते। बिना हम दूसरे का पक्ष जाने हुए कि क्यों नहीं करते हैं या क्या वजह है, और उन बातों की कोई अहमियत नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है। देखिए, अच्छे जर्नलिस्ट हमेशा अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग जर्नलिज्म में घुस जाते हैं, ये डिफरेंस होता है। खैर, इस बात की बात नहीं करेंगे, हम इस बात की बात करते हैं कि हाँ, बिटिया को डॉक्टर साहब बनाना चाहते थे। छोटी वाली बिटिया को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था डॉक्टर साहब को कि इसको डॉक्टर बनाया जाए, पर मैं ना मेडिकल कॉलेज में बैठ के, और जैसे ये मेडिको लीगल सिनेरियो भी मैं देख रही थी 2005 में, जब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और ये सब आ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो एक स्ट्रेन आ गया है ना डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में, लैक ऑफ ट्रस्ट हो गया है, कुछ हद तक डॉक्टर्स टू बी ब्लेम्ड है, बट एक बहुत बड़ा हद होता है मरीजों का भी। एक वी वांट एन एस्केप फॉर एवरीथिंग।
हमें हर चीज के लिए एक उड़ाने के लिए बंदा चाहिए। तो अगर किसी की मृत्यु हुई है तो किसी ने कराई है, और अगर अस्पताल में मृत्यु हुई है तो डॉक्टर ने कराई है। इसलिए मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को अपनी छोटी वाली बिटिया को भी डॉक्टर नहीं बनाना चाहिए। हालांकि मैंने ये कह सकते हैं कि मैं उसके, ये मेरी खामी रह गई कि मैं उसके मन को ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाई, और मैंने उसको एक साइंस के तरफ बढ़ाने की कोशिश करी, पर इवेंचुअली जो कहते हैं ना, जगत जननी, भगवान जी, भगवान, तो जगत जननी को पता था कि इसकी जननी जो कराना चाह रही है वो इसको पसंद नहीं है। तो कोविड में इवेंचुअली जब वो वंदे भारत फ्लाइट से सिंगापुर से यहाँ आई, और अच्छा, सिंगापुर में पढ़ाई कर रही थी वो? हाँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में रिसर्च कर रही थी। तो वहाँ से जब यहाँ आई और दिल्ली में क्वारंटीन हुई, और वो क्वारंटीन आप समझ सकते थे, इट वाज 15 दिन का पनिशमेंट एक होटल के कमरे में। तो उसने उस 15 दिन के दौरान साइंस से अपना नाता तोड़ लिया और बिजनेस के तरफ आ गई। मुझे इसका बिल्कुल अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मेरे ट्रैकिंग के एक्सपीरियंसेस और मेरे एडवेंचर के एक्सपीरियंसेस, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इसने मुझे सिखाया कि कभी कभी छोड़ देना, रिज़ाइन कर देना टू योर फेट इज़ द बेस्ट रूट। आप एक साइंस की स्टूडेंट रही हैं, लॉ की भी पढ़ाई आपने की है, मेरे लिए नई जानकारी हालांकि वो, और इसके बावजूद आप फेट पर यकीन करती हैं? मैं फेट इन दैट सेंस नहीं कहूँगी कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मुझे लॉटरी लग जाएगी या वो हो जाएगा। एनीथिंग, मतलब फेट मीन्स भाग मीन्स मेरा जो ईश्वर पे विश्वास है। मैं समझ नहीं सकती कि आप में से कितने लोग मेरे भावना को समझ सकते हैं या फील कर सकते हैं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं ना भगवान से फोन लगा के बात कर सकती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ, कि एक डॉक्टर होने के नाते आप यकीन करती हैं कि भगवान जैसी कोई चीज़ है? हाँ, भगवान जैसे कुछ है। मैं बताती हूँ, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, भगवान है या नहीं है, पर एक पावर होता है, एक तो फिजिक्स का लॉ हो सकता है, वो तो हमें नहीं मालूम है। हाँ, हमें नहीं मालूम है, तो हम उस पावर को एक नाम दे रहे हैं। मैं दुर्गा बोल रही हूँ, आप शिव बोल रहे हैं, कोई विष्णु बोल रहा है। वो दुर्गा शिव पर मेरे सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि आप चूंकि डॉक्टर हैं, कोई मरीज आता है, कोई बीमार होता है, तो आपको ऐसा लगता है भगवान उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं, भगवान उसको ठीक नहीं कर सकते, पर भगवान नीचे भी नहीं आ सकते। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक बार मेरी शायद अपन ऑफ द ट्रैक चले गए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ द ट्रैक कहाँ है? हम ट्रैक पर ही हैं। ट्रैक पर ही हैं। तो मेरी एक कोलीग थी, उसको ना ब्रेस्ट कैंसर हो गया। मेरी जूनियर कोलीग थी। तो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान उसको हर वो कॉम्प्लिकेशन हुआ जो कि हम किताबों में पढ़ते हैं। तो इसको लेके वो बहुत विचलित हुई कि मुझे इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए, और उसको किसी ने ये बोल दिया कि ये आपके पिछले जन्म मतलब आपके कर्मों के फल, या व्हाटएवर यू अंडरस्टैंड। तो ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि नहीं, मेरा इसके बारे में सोचना अलग है। मेरा सोचना ऐसा है कि हमारे ज़िंदगी में दुख आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, पर उस परेशानी से मैं कैसे निकलूंगी वो मेरे कर्मों का फल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी ओटी में एक सिस्टर इंचार्ज हुआ करती थी। ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर में। हाँ। तो वो आती थी बिलहरी से, आप समझ रहे? जबलपुर से पास में ही है। हाँ, बिलहरी से। तो उसका डेली का रूटीन होता था कि वो कॉलेज से निकलती, और कॉलेज से निकलने के बाद वो टेम्पो से गोरखपुर तक आती है। और गोरखपुर जबलपुर में एक जगह का नाम है जहाँ पे टेम्पो और जहाँ पे कम्युनिकेशन इजीली उपलब्ध है। मेडिकल से मैं समझती हूँ 6-7 किलोमीटर होगा। 6-7 किलोमीटर होगा।
यहाँ पे आती थी और यहाँ से उसके हस्बैंड पिक करके उसको बिलहरी ले जाते। मेरे को लगता गोरखपुर से बिलहरी मस्ट बी अनदर 15 किलोमीटर्स में भी, तो 15 किलोमीटर दूर। तो उसको ना शायद से टेम्पो में वो बहुत, उस समय पेट्रोल और डीजल की स्मेल आया करती थी, बिल्कुल। तो उसकी आदत थी कि वो ओटी से निकलते समय वो अपने मुंह में एक इलायची डाल लेती थी। आप समझे? तो वो इलायची, हमारा ओटी 2nd फ्लोर में है, मतलब ग्राउंड 1st 2nd, वो इलायची अपने मुंह में डाल के इस तरीके से, कुछ पता नहीं किसी से बात करते या कुछ भी फोन पे बात करते करते ऐसे आई और रैंप से उतर रही थी। और पता नहीं उसने ऐसा क्या किया कि उसने उस इलायची को ऐसे किया और वो इलायची उसके सांस के नली में घुस गई। और जैसे ही वो इलायची उसके सांस के नली में घुसी, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1st फ्लोर में लैंड करी थी रैंप से जाके। वो वहीं कोलैप्स हो गई क्योंकि शायद उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। उसी समय लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और मेरे एनेस्थीसिया के पोस्ट ग्रेजुएट्स और डॉक्टर निकले, बेहोशी वाले विभाग के। और बेहोशी वाले का ओटी से बहुत ही क्लोज संबंध रहता है। तो उन्होंने देखा कि सिस्टर गिर गई हैं, तो उन्होंने वहीं पे उनको रिवाइव किया और उठाए और आईसीयू में ले गए। और आईसीयू में उस सिस्टर को रिससिटेट किया, उनको वेंटिलेटर पे डाला गया। सिस्टर 2 दिन वेंटिलेटर पे रही और उसके बाद उनको मेडिकल लीव भी लेना पड़ा। पर मैं सबसे कहती हूँ, ये ना हमारी सीख है। यही चीज़ उसको वो टेम्पो में हो सकती थी। ये चीज़ अगर उसको टेम्पो में होती तो वो उसका आखिरी दिन होता। नहीं बचती वो, नहीं बचती। इस पे हम लोग साइंटिफिकली बात करेंगे। कभी कभी कोई चीज़ सांस की नली में जब फंस जाती है तो क्यों फंस जाती है और उसे बचने का रास्ता क्या है? हाँ ठीक है, इस पे बात करेंगे। लेकिन हम अभी बात करना चाहते हैं, हम लोग बात कर रहे थे मेंस्ट्रुएशन पर। हाँ, कि ये मेरे हिसाब से ये एक दैविक प्रक्रिया है। पर जैसे वो कहते हैं ना, दैविक प्रक्रियाओं में भी बहुत सारे, जैसे बच्चा जब पैदा होता है वो भी एक दैविक प्रक्रिया है, पर माँ को दर्द होता है, ठीक है। बच्चा पैदा होता है तो अपन उसको मारते हैं, वो रोता है तो रोता है। तो कई दैविक प्रक्रियाओं में निहित है थोड़ी सी तकलीफें। तो उसी तरह से मेंस्ट्रुएशन में भी या मासिक धर्म में भी कुछ तकलीफें निहित हैं। अगर मैं बात करूं तो जो सबसे कॉमन हम देखते हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्टडीज़ हमें बताते हैं कि 75% लोगों को दर्द की समस्या होती है और इनमें से 45% लोग ऐसे रहते हैं लगभग जिनको ये दर्द बहुत प्रॉब्लम देता है और 15% के लगभग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये मतलब कुछ नहीं है, बहुत ही तकलीफदायक, अत्यंत तकलीफदायक। मतलब तकलीफ तो होती ही होती है। 75 to 80% जो महिलाएं हैं वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, अपने पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान कभी ना कभी पेन एक्सपीरियंस करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो पेन है इसको हम लोग स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते इसको एक बेहतर साइन मानते हैं, इसलिए कि ये पेन यूजुअली वो सिंबलाइज करता है कि आपका एग या अंडा समय पे रिलीज हुआ था। आप समझ रहे? तो अगर कोई बोलता है कि मेरे को पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं तो हम उसको समझते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% लोगों में इसको अंडा जो है टाइम पे रिलीज हो गया होगा। अगर कोई कॉन्स्टेंटली पेनलेस पीरियड की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अंडा नहीं रिलीज हो रहा है, परंतु हाँ, अगर वो बांझपन या बच्चा ना होने की या उस तरह की शिकायत से आता है तो हमारे दिमाग में एक सोच ये भी होती है कि इसको पेनलेस पीरियड्स या बिना दर्द के माहवारी हो रही, तो हमें इसके अंडा बनने की प्रक्रिया पे भी ध्यान देना पड़ सकता है। तो एक सवाल था मेरा कि जो महिलाओं को, चूंकि अब हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बिल्कुल एकल फैमिली हो गई है, तो उसमें लड़कियां शेयर नहीं करती हैं। महिलाओं को इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं होती हैं जो कि वो शेयर नहीं करती हैं? सबसे पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं संजय कि ये जो पेन होता है इसके संबंध में सबसे जो एक भ्रांति है वो ये है कि इस दर्द को सहन करना चाहिए
और इसके लिए दवाई नहीं खाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज़, मतलब मेरी हाथ जोड़ के आपके साथ मतलब मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों को, स्वयं को इतना मत तड़पाइए। अगर आपको लगता है कि पेन बड़े सिंपल कुछ चीज़ों से ठीक हो जा रहा है, भाई मेरे को दर्द है, मैं 10 मिनट लेट लेती हूँ, मुझे ठीक हो जाता है, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि दर्द है, मैं थोड़ी देर गरम, कई लोग बोलते हैं उनको गरम सिकाई करने से रिलीव हो जाता है, परफेक्ट, वो गरम सिकाई कर लें, वो रिलीव हो जाएगा, वो परफेक्ट। परंतु अगर आपको इतना दर्द हो रहा है कि आप घर का काम नहीं कर पा रहे हैं, आप पेट दबा के बैठे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, आपको पता है स्टडीज़ बताती हैं कि बच्चों का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, गर्ल चाइल्ड का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो पीरियड के पेन से कम हो जाता है। अच्छा, जब मदर पीरियड में होती है? नहीं, बच्चा जब पीरियड्स में होता है तो उसका हैप्पीनेस इंडेक्स कम हो जाता है। बच्चा मतलब लड़की जो लड़की है, मेरे लिए वो सारे बच्चे हैं। तो वो जो 15-16 साल की लड़की, आप सोचिए आपको क्या अच्छा लगता था 15-16 साल में। आपको ये अच्छा लगता था कि आप जाएं अपने दोस्तों के साथ खेलें, पतंग उड़ाएं, फुटबॉल खेलें। ऐसे बच्ची अगर दर्द के मारे उसके पास सैनिटरी नैपकिन्स नहीं हैं, तो वो चुपचाप अपने बेंच में बैठी हुई है क्लास में और वो देख रही है कि दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, तो वो सैड हो जाता है और ये दुख उसको दूसरे बीमारियों से वल्नरेबल बना देता है। ठीक बात है, क्योंकि उसके जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो चले गए हैं, उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है। तो वो नेगेटिव जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया, उनसे ज़्यादा वो पीड़ित होता है। तो उसमें दवा ले लेनी चाहिए? दवा लेनी चाहिए। और हालांकि बहुत सारे लोग पैरासिटामोल की गोली लेते हैं, पर मैं ये बताऊं कि ये हम NSAIDs जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स मानते हैं, इनको बेस्ट मानते हैं। और NSAIDs में आपकी गोलियां आती हैं जो कॉमन प्रचलन में, वो ब्रूफेन। अगर आप बहुत कॉमनली यूज्ड, प्रतिबंधित भी है ब्रूफेन कॉम्बिनेशन विद पैरासिटामोल इज प्रतिबंधित। सिर्फ ब्रूफेन ले तो ठीक है? ठीक है। तो NSAIDs में बहुत सारे आते हैं, मतलब मैं ऐसे बोल दूं और लोग खाने लगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मतलब आप तो, दवा तो का नाम नहीं हम लोग ले रहे हैं, मतलब हाँ, दवा खानी चाहिए। अगर NSAIDs लेनी चाहिए, मतलब दिखला करके। मैंने ब्रूफेन का नाम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल है। बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो गांव में है या बहुत इजीली। ब्रूफेन 400। देखिए, उसमें भी मैं आपको बताऊं, अगर आपको लग रहा है 200 mg से आप रिलीव हो जा रहे हैं तो आपको 400 खाने की जरूरत नहीं है। परंतु आपको, मेरा हमेशा ऐसा बोलना रहता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी दर्द की गोली आपको दिन में 3 बार से ज्यादा लेने की जरूरत पड़ रही है, नॉर्मली आप, जैसे हम लोग किसी को भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो मेरे को लगता है 80 to 90% ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे तो एक ही गोली से रिलीव हो जाता है या 1 से 2 गोलियों की जरूरत पड़ती है। एक चीज बताइए कि क्या इन गोलियों का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? देखिए, आप मिर्ची खाते हैं, आपको पेट में जलन होती है? होती है। नहीं, लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? देखिए, वो तो 2 ही गोली महीने में खा रही है या 1 गोली महीने में खा रही है, तो नहीं प्रॉब्लम है। एक आध गोली ड्रग यूज और ड्रग अब्यूज दोनों में फर्क है। बहुत बढ़िया। यूज मतलब जब उसकी जरूरत हो तो आप उसको ले रहे हैं, और हमेशा डॉक्टर से मिलने, जैसे ब्रूफेन मैं बोल रही हूँ, तो आप जब भी ब्रूफेन लें, आप उसके साथ दूसरा कोई दर्द की दवाई कोई और चीज के लिए ना लें। खूब सारा पानी पिए ताकि वो आपके किडनीज में लोड ना डाले। और हमेशा डॉक्टर से एक बार मिल लेना अच्छा होता है। पर फिर भी अगर कोई बच्चे को, कोई बिटिया को, कोई मेरे साथी को ऐसे लग रहा है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तो कम से कम आप ब्रूफेन, उससे भी आसान मेफ्टाल की गोली इतनी सस्ती होती है, मुझको लगता है 10 रुपए में 7-8 आ जाती होंगी। वो खा ले आदमी, वो खाए, उसमें ना ब्रूफेन वाले साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। पर मेफ्टाल चूंकि बहुत ज्यादा सस्ती गोली है तो कई दुकानदार देते भी नहीं है। बट दैट इज बेटर, इट इज बेटर, लेस साइड इफेक्ट्स, चीपर भी। तो ये बात हुई कि जब उनको दर्द हो तो दर्द सहने की जरूरत नहीं, उनको ठीक करके खुश रहने की जरूरत। खुश रहने की जरूरत। एक सवाल और है
ये मैं एडवांस में पूछ लेता हूँ कि उम्र के किस पड़ाव पर महिलाओं का जो मेंस्ट्रुएशन है बंद होना चाहिए या बंद होता है? इसके बारे में संजय अपन एक पूरा सेशन करेंगे। इसका सेशन फिर आगे करेंगे। अब हमारा सवाल ये है कि ये तो एक हो गया दर्द, है ना। कुछ लोगों को बहुत हेडेक या इरिटेबिलिटी परेशान कर सकता है, जिसको संजय बोल रहे चिड़चिड़ करना। ये जो हार्मोन है, जो अंडा, मैंने आप सबको समझाया था, जब अंडा रिलीज होता है तो वहाँ पे वो एक उसका जो खोखा बन जाता है, उसमें से दूसरा हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, इसका एक असर होता है फ्लूइड रिटेन करना, मतलब पानी को बॉडी के अंदर रोक के रखना। इस प्रोजेस्टेरॉन का, ईस्ट्रोजन भी फ्लूइड को रोकती है, पर प्रोजेस्टेरॉन भी फ्लूइड को रोकती है। तो जब ये फ्लूइड रुकती है तो ये पूरे, कुछ लोग बोलेंगे हमें ब्लोटिंग सेंसेशन होता है, हमें लगता है फूला फूला, हमें लगता है ऐसे आंखों के नीचे पफी हो गया, ये सब मोटा हो गया। कई बहुत फिटिंग ब्लाउज पहनने वालों को ऐसा भी लगता है कि उनकी बाहें नहीं घुस रही हैं। ये टेम्पररी मतलब होता है? ये बड़ा टेम्पररी फिनोमिनन है, ये आखिरी के 4-5 दिन होता है। हालांकि फ्लूइड रिटेन तो जैसे वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आना शुरू हुआ उसी में शुरू हो जाता। इसी के वजह से कुछ लोगों को माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन को, और ये प्रोजेस्टेरॉन के वजह से माइग्रेन या हेडेक प्रेसिपिटेट हो जाता है मैं कहूँगी। और हेडेक से भी ज़्यादा ये चिड़चिड़ापन। इसमें मेरे जितने भी संजय के जैसे मेरे भाई लोग इसको सुन रहे हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस समय आपके घर के महिलाओं को, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बिटिया हो, उसको आपके एम्पैथी की ज़रूरत है। आपके सहानुभूति में नहीं कहूँगी, आपके लाड़ की, आपके समझ की ज़रूरत है। हिंदी में एम्पैथी को बोलते हैं समानुभूति। एक सहानुभूति है सिंपैथी, और एम्पैथी मतलब समानुभूति। मतलब आपके दर्द को हम फील करें, दर्द को फील करें। वो माँ नहीं चाह रही है कि वो चिड़चिड़ करे, उसको नहीं अच्छा लग रहा, उसको नहीं अच्छा लग रहा है कि वो आपसे ज़बरदस्ती लड़े, या उसको ऐसा नहीं हो रहा है कि आप बोल रहे हो कि ऐसा कर देना, और बोले रोज करते हैं आज कर लो। वो ना एक फेजिक है, और उसमें क्या होता है कि उसका जो ब्रेन है वो ऑलरेडी इरिटेबल हुआ है, समझ रहे हो संजय, और आपने एक नेगेटिव रिएक्ट करा तो वो इरिटेशन और बढ़ जाता है। मैं बल्कि चाहूँगी कि उन दिनों में, चूँकि देखिए परेशानी तो होती है, मैं भी उसके भुक्तभोगी, कभी भोगी नहीं कहूँगी, भोगी कहूँगी, भुक्त नहीं कहूँगी, भोगी रही हूँ, तो मैं कहूँगी कि परेशानियाँ होती हैं। तो आप में से जितने भी लोग खाना बनाना पसंद करते हैं, इन दिनों में खाना बना लीजिए, कुछ नहीं तो खिचड़ी पापड़ खा लेंगे। ये जो आप उसको बोलेंगे ना कि आज तुम खाना बना के परेशान मत हो, आज मैं खिचड़ी बना लेता हूँ और पापड़, आज अपन बैठ के आराम से अचार खिचड़ी पापड़ खाएंगे और कोई अच्छी वाली मूवी देखेंगे। तो आप देखो, मैं हमेशा आपको बोलते आ रही हूँ, हमारी जो पूरी बॉडी है ना, वो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस से चल रही है, और सबसे बड़ी चीज हाइपोथैलेमस से। जैसे आप ये बोलेंगे ना, वो जो गुड हार्मोन्स, वो जो एंडोर्फिन्स निकलेंगे, वो एंडोर्फिन्स, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिसके वजह से ये सारी समस्याएं हो रही हैं, इन सब को कम कर देगी। बहुत बड़ी बात है, और बहुत समझदारी की बात है कि पति जो है अपनी पत्नी को खुश रख सकते हैं। हाँ, ये कहने के बजाय कि ये बहुत चिड़चिड़ करती है, आपने कहा समानुभूति के भाव से, और उससे यदि आप थोड़ा सा अपना समझते हुए, अपनी तो है ही, पर पीड़ा को अपना समझते हुए, वो जो अपनत्व के, ऐसा क्यों हो कि जिस दिन वो बहुत सज धज के आपके पास साथ बाहर जाए, उसी दिन वो आपको अच्छी लगे, उस दिन आप उसको अच्छा लगा लें, अपने दिल के करीब कर लें, अपने आओ भाव से,
तो आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, ये बहुत मेरे रिश्तों को सुधारने की दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है। अच्छा कदम हो सकता है। बहुत सारे पति पत्नी के संबंध जो खराब हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, वो वहीं चिड़चिड़ से शुरू हो जाते हैं, झगड़े से शुरू हो जाते हैं, और फिर हमने कुछ बोला, फिर उसने बोला, उसने बोला, हमने बोला, तुमने बोला, झगड़ा बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि फिर अगला मासिक धर्म आ गया, फिर उसमें और बढ़ गया, तो पता चला वही चले जा रहे हैं। LLB की मतलब मदद लेने के लिए नहीं, वो मदद लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए।